हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा के अध्ययन सामग्री में देखेंगे मूल विधि और संविधान। जो इससे रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं उन सभी को हम एमसीक्यू फॉर्म में इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो मूल विधि और संविधान इन दोनों से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और इस वाले बुक में जो है आपको मूल विधि और संविधान के चैप्टर वाइज जो हैं उससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो भी जो है इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पहला जो चैप्टर है भारतीय दंड विधान और भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कठिन चैप्टर माना जाता है मूल विधि, क्योंकि ये अधिकतर लोग इसमें जो है स्पेशल सिर्फ ये यूपीएसआई में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके पहले 2021 का जो पेपर हुआ था, 2021 का यूपीएसआई में जो पेपर हुआ था, तो उसमें जो चीज़ें पूछी गई थी मूल विधि में, तो उसको लेकर जो है ये बनाया गया है इस क्वेश्चन को। और इसमें यूपीएसआई के 2021 के सारे क्वेश्चन को इसमें जो है लिया गया है। तो स्टार्ट करेंगे, और इसमें सबसे पहले कि अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चन है इस तरीके से दिया गया है। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक करते चलेगा अगर पसंद आए तो पहला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई, ठीक है। भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया ये बताना है। तो भारतीय दंड संहिता इन्फॉर्मेंस का प्रवर्तन अगर बात करेंगे तो ये 1 जनवरी 1862 से हुआ था, ठीक है। और यद्यप अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति जो मिली थी वो 6 अक्टूबर 1860 को मिल गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को जाकर लागू हुआ था। अभी जो नया आ गया है इसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता के नाम से आ गया, भारतीय न्याय संहिता के नाम से आ गया, ठीक है। और ये 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि ये लागू हो गया है 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से अभी ये लागू हो गया। तो अभी अगर लेटेस्ट पूछा जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 कब से लागू हुआ है, तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता में जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो आपको आना चाहिए, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय जो 1860 की धारा 1 है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के और विस्तार से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। धारा 1 जो है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है, और यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती थी, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। अभी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 की अगर बात करेंगे तो इसमें संहिता के नाम, प्रारंभ और लागू होना से रिलेटेड है, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता संपूर्ण भारत पर लागू है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो लेटेस्ट वाला भी आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्या है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ। अब ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई के 2017 के पेपर में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय जो दंड संहिता है इसका विस्तार समुद्र में, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 12 समुद्री मील, ठीक है। 12 समुद्री मील तक जो है भारतीय दंड संहिता का जो क्षेत्राधिकार आता है, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन सही है, 12 समुद्री मील, ठीक है। क्षेत्रीय सागर की दूरी जो है आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतया 12 समुद्री मील तक होती है। और इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार जो है प्राप्त है। इसमें भारत सरकार कुछ भी मतलब संपूर्ण के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब इसमें भारतीय दंड संहिता का तो देखा जाए तो इसी के अनुसार
समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है और आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी कि 12 समुद्री मील तक तो उसका अधिकार है भारत का, लेकिन 12 समुद्री के बाद 24 समुद्री मील तक सिर्फ उसमें सीमा शुल्क वसूली कर सकता है और वित्तीय अधिकार उससे रिलेटेड जो है उसको प्राप्त है, पावर दिया गया है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक ही होता है और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई होती है। यानी कि अगर ये पूछा जाए तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है समुद्र में टोटल, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मेंस रिया क्या क्या तात्पर्य है। ठीक है, मेंस रिया से क्या तात्पर्य है ये बताना है। मेंस रिया क्या है, तो देखिए मेंस रिया की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है अपराध के आवश्यक तत्व में से एक है मेंस रिया। मेंस रिया मतलब कि दुराशय। दुराशय तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन में दिया गया है, दुराशय। ठीक है, दुराशय या फिर आपराधिक मन स्थिति इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं, आपको याद होना चाहिए। पहला उसमें मानव, दूसरा आपराधिक मन स्थिति या फिर दुराशय, इसको इंग्लिश में मेंस रिया कहते हैं। तीसरा है अपराधिकृत और चौथा है ऐसे अपराधिकृत से मानव अथवा समाज को क्षति। तो ये 4 आपको अपराध के आवश्यक तत्व आने चाहिए, इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, कार्य का हेतु यानी कि मोटिव अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता। ठीक है, मोटिव क्या होता है, अपराध का आवश्यक तत्व के अंतर्गत नहीं गिना जाता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूपीएसआई के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि 2017 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये यूपीएसआई के। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन सा अपराध के मूल तत्व हैं। पहला दिया गया कि इंसार द्वारा किए गए, दूसरा है आपराधिक इरादा, तीसरा है कोई अवैध कार्य या चूक, चौथा है किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। अब इनमें से कौन कौन से अपराध के मूल तत्व हैं। ठीक है, तो अपराध के 4 आवश्यक तत्व ऊपर से बात हुई है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो दिए गए पी क्यू आर और एस में सभी में जो दिए गए हैं ये सभी क्या है, अपराध के मूल तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 मूलभूत तत्व जो है उसमें मानव आ जाता है। ठीक है, आपराधिक मनस्थिति या दुराशय या फिर मेंस एरिया कह सकते हैं, आपराधिक कृत हो जाता है, और ऐसे कृत जो मानव अथवा समाज को क्षति पहुंचाता है। तो इस प्रकार ये 4 मूल तत्व हैं जो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। ठीक है, ये बताना है। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा इन तीनों में है। ठीक है, सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका, इन तीनों में वही दंड संहिता प्रारूप आधारित है जहाँ भारत में जो आधारित है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका जैसे दंड देशों की जो दंड संहिता है वो इसी प्रारूप पर आधारित है, भारतीय दंड संहिता 1860। अभी भारतीय न्याय संहिता 2023 को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया लेटेस्ट, जो कि 1 जुलाई 2024 से ये लागू है। तो इसको आपको याद होना चाहिए लेटेस्ट वाला, क्योंकि लेटेस्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है किस बात का। ठीक है, स्त्री जो है ये भारतीय दंड संहिता में किस प्रकार इस बात मतलब ये शब्द को प्रयोग किया गया है। तो ये जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को स्त्री शब्द उसमें कहा जाता है भारतीय दंड संहिता में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये धारा कौन सी है, तो धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है, चाहे वो जन्मजात बालिका हो या फिर किसी भी आयु की महिला हो। तो इस प्रकार स्त्री शब्द जो है धारा 10 के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 35 में जो है महिला को परिभाषित करता है, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 10 के समान है। तो ये साथ साथ पुराने वाले के साथ साथ आपको नया भी ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि नए से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नए से क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन से धारा के अंतर्गत बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये धारा 21 में इसकी बातें कही गई हैं, 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है, और धारा 17 के अंतर्गत सरकार को, और धारा 24 के अंतर्गत बेईमानी को परिभाषित किया गया है। तो ये भी याद रखना है। ठीक है,
और धारा 32 के अंतर्गत कार्यों के निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब इसी चीज को धारा जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसकी धारा 228 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बदल जाता है धारा, तो इस धारा को जरूर याद रखना है आपको, जो कि भारतीय दंड संहिता धारा 21 के समान है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका जो पूछा गया था वो धारा 21 उसमें सही था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्द व्यक्ति में कोई भी कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय से शामिल है, चाहे वो निगमित हो या फिर नहीं हो, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत ये परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये धारा 11 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। तो आंसर यहाँ पे इसका ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब लेटेस्ट जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसमें धारा 2 के 26 में जो है व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। तो ये भी आपको लेटेस्ट वाला जरूर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। तो भारत को परिभाषित किया गया है वो धारा 18 है। कौन सा है, धारा 18 है जहाँ पे भारत को परिभाषित किया गया है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय न्याय संहिता में भारत को परिभाषित ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्या है आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा के 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इस तरीके से जो परिभाषा दिया गया है धारा 24 के अनुसार, तो ये बेईमानी के इरादे से करना कहा जाता है इसको। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बेईमानी। ठीक है, आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बेईमानी। ठीक है, तो बेईमानी के इरादे से करना इसको कहते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब भारतीय न्याय संहिता के धारा ये 2 के 7 में बेईमानी से को परिभाषित करता है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के समान है। तो आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 का धारा 2 के 7 भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है धारा 34 में दिया गया है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, धारा 34। ठीक है, धारा 149 में सामान्य उद्देश्य, धारा 297 में कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार और धारा 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान जो है समाहित है। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 के 5 में जो है दिया गया है वो धारा 34 के समान है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 पर प्रसिद्ध वाद जो है वो किसका है ये बताना है। तो वो था बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन राइट है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध की परिभाषा किस में दिया गया है। तो अपराध की परिभाषा जो है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के एन में दिया गया है परिभाषा। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी लेटेस्ट वाला देखिए तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 2 के 1 के क्यू के 2 के 1 के थ में अपराध को जो है परिभाषित किया गया है, जो दंड भारतीय संहिता की धारा के 2 के एन और 2 के ढ के समान है। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 42 के अधीन प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी। तो स्थानीय विधि जो है ये लागू होता है भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगा। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय विधि वो विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर ही लागू होती है। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो लेटेस्ट अभी अपडेटेड आया है वो धारा 2 के 18 में स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया है। तो आपको ये धारा याद रखना है। ठीक है, जो कि ये धारा 42 के समान है पुराने वाले के। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंधित है। यूपीएससी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये संबंधित है दंड से। किससे संबंधित है, दंड से संबंधित है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 5 तरह के दंड की व्यवस्था किया गया है। मृत्युदंड पहला है, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कठोर या सादा कारावास, चौथा है संपत्ति का संपारण और 5वां है जुर्माना। ठीक है, 5 प्रकार के दंड हैं जो की व्यवस्था की गई है। और भारतीय अगर न्याय संहिता 2023 की बात करें तो इसमें धारा 4 में दंड के विषय में प्रावधान है। ठीक है, जिसमें 6 तरह के दंड की व्यवस्था एक बढ़ाया गया, जिसमें
पांच तो यही हो गए, ठीक है, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना, और छठवां है सामुदायिक सेवा। ठीक है, तो छठवें दंड इस तरीके से इसमें बढ़ाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई। तो भारतीय दंड संहिता के अधीन अगर पूछा जाएगा तो 5 प्रकार हैं, और भारतीय न्याय संहिता के अधीन अगर पूछा जाएगा तो 6 प्रकार हैं। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय दंड संहिता के 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सजा निर्धारित इसमें से नहीं है। तो मृत्यु निर्धारित है, आजीवन कारावास निर्धारित है, संपत्ति की जब्ती भी निर्धारित, निशान दागना ये निर्धारित नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गए। चौथा संपत्ति की जब्ती, पांचवा आ जाएगा जुर्माना या अर्थदंड, ठीक है, तो सादा कारावास आ जाता है। इस तरीके से 5 हैं, लेकिन ये जो दिया गया चौथा ऑप्शन निशान दागना, ये इसका जो है निर्धारण नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सजा की अवधि निम्नलिखित में से किसकी अवधि की समय गणनाओं सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को किसके बराबर माना जाएगा। तो सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्योंकि ये धारा 57 के अंतर्गत सजा की अवधि की सीमाओं समय सीमाओं गणना में जो है आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के बराबर माना जाएगा। अभी भी एनएस 2023 की धारा 6 में सजा की अवधि की सीमा के गणना के विषय में जो प्रावधान है, तो यहाँ पे पुराने वाले में धारा 57 में दिया गया था, नए वाले में धारा 6 में दिया गया है। तो नया वाला जरूर याद रखिएगा, नया जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये जुर्माना था, लेकिन वो इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है, यह क्वेश्चन। तो इसके लिए उसे अधिकतम 2 महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जो कि ये कहाँ पे प्रावधान है, तो ये धारा 67 में प्रावधान है, ठीक है। धारा 67 में प्रावधान है, क्यों, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 महीने तक, यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये तक हो तो कारावास 4 माह तक, और यह जुर्माना 100 रुपये से अधिक होने पर कारावास 6 माह तक होगा। तो इस प्रकार यह जो है प्रावधान किया गया। लेकिन लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो धारा 8 में उपखंड 5 में जुर्माना न देने पर जो है सारी बातें कराई गई हैं, कही गई हैं। तो इसमें जो दिया गया उसमें कि यदि जुर्माने की रकम 5000 रुपये हो तो कारावास 2 महीने तक होगा, यदि जुर्माने की रकम 10,000 हो तो कारावास 4 माह तक होगा, और अन्य किसी दशा में 1 वर्ष का कारावास होगा। तो इस प्रकार ये लेटेस्ट जो है अपडेटेड वर्जन है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको क्या है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 जो इस तरीके से दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। 21 में पहला दिया गया है कि एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और दूसरा दिया गया कि जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है, और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है, तो ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। अब इसमें से निष्कर्ष जो है, इसमें से बताना इन दोनों में से कौन सही है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो केवल सी पार्ट सही है, केवल दूसरा सही है, ठीक है। पहला वाला गलत है, क्योंकि एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, तो भारतीय जो दंड संहिता है धारा 71 में प्रावधान है कि कोई एक छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे, सजा एक ही तरह का होगा, अर्थात ए को 1 वर्ष की सजा होगी, ना कि 50 वर्ष का कारावास, ठीक है। तो ये प्रावधान है, चाहे 1 मारो, चाहे 50 मारो, चाहे 100 मारो, लेकिन सजा जो होगी वो 1 वर्ष का कारावास होगा, ठीक है। अतः कथन क्या है, एक जो है गलत हो जाएगा इस प्रकार। और दूसरा कथन है कि जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है, और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है, तो ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी होगा, इसलिए कथन दूसरा सही है। अब लेटेस्ट जो 2023 की उसमें धारा 9 में ये कई अपराधों के मिलाकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि का प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता के धारा के 71 के समान है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैदी की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में कितने से अधिक नहीं होगा।
ये बताना है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर जो है एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, और ये सभी जो धाराएं हैं ये एक समय में 14 दिन, ये धारा 74 के अनुसार जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम होती है तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय यानी कि एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। और इसी प्रकार जब कारावास की अवधि 3 महीने से अधिक हो तब एकांत कैद की सजा 7 दिन से अधिक नहीं होगी। तो ये सभी बातें धारा 74 के अंतर्गत जो है मेंशन किया गया है। और बीएनएस यानी कि 2023 की धारा 11 में ये सभी बातें जो है मेंशन किया गया है। तो आपको धारा 11 भी याद रखना है। चलिए, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है इसमें से? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वो धारा 78 है। ठीक है, मतलब जल्लाद अगर किसी को फांसी लगाता है तो इसका मतलब वो भी अपराध कर रहा है, लेकिन उससे वो मुक्त है। और ये किस धारा में बातें कही गई? तो ये धारा 78 में बातें कही गई हैं। ठीक है, धारा किस में कही गई? धारा 78 में ये बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, धारा 78 जो है ये बताती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में ही की जाए अपराध नहीं है। ठीक है, ये धारा 78 बातें बताती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है धारा 78। अब ये बीएनएस की धारा ये 16 में बातें कही गई हैं। बीएनएस की धारा 16 में बातें कही गई, न्यायालय के निर्णय या आदेश के निष्पादन में किया गया कार्य का प्रावधान जो आपेक्षी धारा के 78 के समान है। 2023 वाला आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि कानूनी सूक्त, ठीक है, नेसेसिट पब्लिका एस्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा का अर्थ क्या है ये बताना। ठीक है, ये कानूनी सूक्ति है और इसका हमें अर्थ बताना है, जो कि नवंबर 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका अर्थ है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका क्या अर्थ है, सार्वजनिक जो आवश्यकता है वो निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो आंसर इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ये सूक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 81 पर आधारित है। ठीक है, और अगर नया वाला 2023 की संहिता देखें तो उस धारा 19 में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है? पहला है कि 6 वर्ष के बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वो बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। और दूसरा है कि क्यू ने पी को बिना बताए नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी और पी ने कोई अपराध नहीं किया। अब इनमें से बताना कि कौन सा निष्कर्ष जो है सही है इनमें से। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों निष्कर्ष सही हैं। आंसर पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, और ये बातें कहाँ पर कही गई हैं? ये धारा 82 में कही गई हैं, जिसमें कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया जाता है। अगर 7 वर्ष से कम आयु है तो इसका मतलब वो अपराध नहीं कर सकता। ठीक है, और धारा 85 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करते समय अनैच्छिक मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति यह है कि या यह कि जो कुछ वो कर रहा है वो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। तो इसलिए दोनों बातें सही हैं। अब ये बातें बीएनएस की धारा 20 में डाली इन कैपेक्स के सिद्धांत पर आधारित, जिसका अपराध है कि अपराध करने में असमर्थ। तो ये धारा 20 में बातें कही गई हैं जो कि धारा 82 के अनुसार समान है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से कौन सा वाद उन्मुक्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ठीक है, उन्मुक्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित इसमें से कौन सा वाद है? तो वो है मैकनॉटन का वाद। ठीक है, मैकनॉटन का वाद है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस केस में अस्वस्थ मन के बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो वही हो जाएगा मैकनॉटन केस। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर जो है प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो वो धारा है धारा 85। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 में बातें कही गई हैं, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला है कि ए
बी के साथ मनोरंजन है तो मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। तो ए ने क्या अपराध किया है। इसके बाद दूसरा है कि बी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था, उसने अपनी मर्जी से ली थी और यह मादक पदार्थ के नशे में ये ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्यों की हत्या कर। तो पी ने कोई अपराध नहीं किया। ये 2017 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दोनों ही नहीं होगा। कौन सा निष्कर्ष है, तो ये दोनों ही निष्कर्ष नहीं सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो धारा 87 क्या कहता है, धारा 87 कहता है, धारा 87 के अनुसार जो है निष्कर्ष पहला गलत है, धारा 86 के अनुसार निष्कर्ष दूसरा भी गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर बीएनएस की धारा 25 देखें, मतलब लेटेस्ट वाला जो है, इसमें सम्मत से किया गया कार्य जिसे मृत या घोर उपहित कारित करने का जो है आशय न हो और उसकी न संभाव्यता का ज्ञान का प्रावधान है। धारा 24 में किसी व्यक्ति के द्वारा जो मदता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है का प्रावधान है कि जो क्रमशः धारा 87 और 86 के समान है। तो यहाँ पे धारा 25 और धारा 24 भी आपको याद रखना है। आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है उनका उल्लेख किस संहिता की धारा के तहत किया गया है। तो इनका उल्लेख है भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में। कौन सी धारा में है, धारा 99 में उल्लेख किया गया है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पूछेगा भारतीय न्याय संहिता जो 2023 की धारा के तहत इसको किस में उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है धारा 37 में उल्लेख किया गया है, जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। तो दुष्प्रेरण का अपराध जो है ये षड्यंत्र के कार्यों में से किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, षड्यंत्र। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से किया जाता है। उसमें उकसाने के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा और सहायता द्वारा। तो 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और यह धारा 45 में मेंशन है जो कि आईपीसी धारा 107 के समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं दुष्प्रेरण। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दुष्प्रेरण। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो टोटल लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन, यानी कि पूरा देखा जाए तो इसमें है 144 क्वेश्चन। 144 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन हुआ है 31, मतलब 32 क्वेश्चन हो चुका है। तो अभी आपके लगभग 110 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो इसलिए कहीं जाइएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा बोरिंग है लेकिन ये आपके काम के लायक है। ठीक है, चलिए 150 क्वेश्चन मतलब 144, 110 क्वेश्चन करके एंड करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। पहला है, भारतीय दंड संहिता की ये एक धारा ये कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। और दूसरा कथन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 1 यह कहती है कि किसी आत्महत्या की कोशिश भी एक अपराध है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इनमें से अगर देखा जाए तो दोनों सही है, तो ए व बी दोनों हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों किस धाराओं में बातें कही गई, तो एक है धारा 120 के काम में कही गई है और एक धारा 309 कहती है, जिसमें आत्महत्या का प्रयत्न क्या है, 309 के तहत एक अपराध माना जाता है। अब यही चीज़ें धारा 61 में कहा गया आपराधिक षड्यंत्र का प्रावधान करती है, जो बीएनएस 2023 की धारा 61 में बातें कही गई हैं, जो कि आईपीसी की धारा 120 का के समान है। और आईपीसी की धारा 309 के समतुल्य जो है कोई प्रावधान नहीं किया गया, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत आत्महत्या की कोशिश अपराध नहीं है, ये बातें इसमें मेंशन है। ठीक है, यानी कि इसमें ये बातें मेंशन नहीं किया गया है कि आत्महत्या का प्रयत्न जो है एक अपराध है। ये जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी उसमें ये बातें मेंशन नहीं किया गया। चलिए, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है, तो ये दिया जाता है 120 बी के तहत। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 120 बी। अब लेटेस्ट वाला देखिए, बीएनएस की 2023 की धारा 61 के उपखंड 2 में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है, जो आईपीसी धारा 120 के समान है। तो आपको धारा 61 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न अपराधों के किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है। धारा 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना आदि। और धारा 194 में ऐसे झूठ सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए।
तो इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा जो है मृत्युदंड के लिए संभावित है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ बी वाला मृत्युदंड के लिए संभावित है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ बी। ठीक है, ये पार्ट गलत है क्योंकि ये जो दिया गया बातें धारा 122 में आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अवधि के लिए जो है कारावास का प्रावधान है, जबकि धारा 194 के अनुसार ऐसे झूठ जो है साक्ष्य गणना पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्यु हो सके, ठीक है, तो इसके लिए मृत्यु का प्रावधान है। तो इसलिए बी केवल सही है। अब ये भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 149 में इसका वर्णन किया गया है और धारा 230 में मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना गणना यह प्रावधान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 36। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। उसे राजद्रोह के लिए दंडित कर सकते हैं। ठीक है, अगर सरकार के खिलाफ नफरत और मानहानि को फैलाया जाएगा तो उसको राजद्रोह के तहत जो है दंडित किया जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के का में जो है राजद्रोह को परिभाषित करती है। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो है उसको आपको याद रखना है, भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह के अपराध को हटा दिया गया है। इसके बजाय धारा 152 में निम्नलिखित को दंडित करा जाता है। इसमें अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करना या फिर उत्तेजित करने का प्रयास करना। दूसरा है अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है आपको दंडित किया जाता है। लेकिन ये जो भारतीय दंड संहिता था उसमें राजद्रोह शब्द था, उसको अब हटा दिया गया अपराध को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया कौन सा विकल्प भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसे केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में असंवैधानिक होने की रूप में जो है चुनौती दी गई थी। तो वो था भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का ए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित करता है। तो ये होता है धारा 141 में, 2011 के पेपर में पूछा गया था धारा 141 में। अभी लेटेस्ट अगर देखा जाए तो बीएनएस की 2023 की धारा 189 में ये बातें कही गई हैं, तो इसको याद रखिएगा। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं, तो कम से कम 5 व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धारा 141 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के आयोजन में तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य किसके अपराध का दोषी होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बलवा के अपराध का दोषी होता है। ठीक है, अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 बातें कही गई बलवा करने का प्रावधान है। चलिए, बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा दिया जा सकता है, कारावास से दंडित करते हैं तो 2 वर्ष की। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा जो कि धारा 147 के अनुसार है। ठीक है, 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब ये लेटेस्ट जो बीएनएस की आया है भारतीय न्याय संहिता में उसमें धारा 191 के 2 में ये बातें कही गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये धारा 190 में लेटेस्ट में बातें कही गई, विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध के दोषी को उपबंधित किया गया जो आईपीसी की धारा के 149 के समान है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है, तो यह किया गया धारा 153 के ख में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, अब ये चीज़ें अभी बातें कही गई जो बीएनएस की धारा 197 में राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान का उपबंध किसमें है, धारा 197 में। तो आपको इसमें धारा 197 याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को इसमें से परिभाषित करती है। तो धारा 159 जो था वो दंगा को परिभाषित करती थी, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है,
और जबकि धारा 160 में दंगा के लिए दंड, धारा 161 जो है खत्म हो चुका है, और धारा 148 में घातक आयत से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबंध किया गया। अभी बीएनएस की धारा 194 में दंगा को परिभाषित किया गया है। तो धारा 194 अभी लेटेस्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, अभी यही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है, ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है धारा 186 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो लेटेस्ट वाला जो है वो ये चीज़ें धारा 221 में कही गई, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना प्रावधानित है, जो धारा 221 में कहा गया। तो धारा 221 आपको याद रखना है। मिथ्या साक्ष्य देना यह अपराध परिभाषित करता है, कौन से धारा से? तो धारा 191 के तहत यह जो है परिभाषित करता है, ठीक है। धारा 191 में परिभाषित है, जबकि धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गणना भी परिभाषित है। तो बीएनएस की धारा 227 में मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित है, जो आईपीएस की धारा 191 के समान। धारा 227 आपको याद रखना है। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है? तो वो है धारा अध्याय 14, ठीक है, अध्याय 14 है। यहाँ पे याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बीएनएस का जो अध्याय 15 है उसमें वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है, तो ये चेंज हो गया है, चेंज वाला आपको जरूर याद, लेटेस्ट वाला याद रखना है। बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 228 का के अंतर्गत दंडनीय है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीएनएस की धारा 72 में बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन को दंडनीय बनाया गया, यानी लेटेस्ट जो है बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 72 बताया गया है, जो कि धारा 228 में हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे धारा 72 आपको याद रखना है। गलत वजन या माप के छल प्रयोग उपयोग के लिए आईपीसी में निर्धारित कारावास की अधिकतम सजा कितनी है? तो 1 वर्ष, ठीक है। कितना है? 1 वर्ष है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 साल। अभी अगर देखा जाए जो लेटेस्ट आया है भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें गलत वजन या माप के छल पूर्वक उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। जबकि भारतीय दंड संहिता में धारा 64 में ये बात थी, लेकिन अभी जो है ये भारतीय न्याय संहिता में जो है इसको हटा दिया जाएगा, कोई प्रावधान इसके बारे में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक उपद्रव जो है ये भारतीय दंड संहिता के 268 के अंतर्गत आता है धारा। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करेगा तो उसमें 270 में ये बातें रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है, लेटेस्ट वाला। जब कोई द्वेष भाव से किसी प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलाता है तो उसे कारावास की सजा दी जा सकती है, जो कितने वर्ष तक बढ़ सकती है? तो वो 2 वर्ष तक बढ़ सकती है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 272 में बातें कही गई, जो कि भारतीय दंड संहिता 270 में यह प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है? तो वो है अंधाधुंध या लापरवाही से, ठीक है। अंधाधुंध या लापरवाही तरीके से अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। और ये धारा आईपीसी की धारा 279 में बातें कही गई, ठीक है, जो कि एक अपराध के अंतर्गत आता है। और भारतीय न्याय संहिता में ये बातें 281 में कहा गया है, ठीक है। तो 281 आपको याद रखना है क्या चीज़ें हैं। जो कोई भी किस वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु वितरित करता है तो वो अपराध का दोषी है। तो ये 20 वर्ष से कम आयु के अगर व्यक्ति को अश्लील वस्तु देता है, फैलाता है, तो वो अपराध के दोषी के अंतर्गत आएगा। तो आंसर बी सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो बातें कही गई हैं ये धारा 293 के अंतर्गत कहा गया, ठीक है, जिसमें आपको किसी व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा या प्रदर्शित करेगा अथवा परिचालित करेगा या फिर ऐसा करने का प्रयत्न करेगा, तो प्रथम दोष सिद्ध पर 3 वर्ष की सजा और 2000 रुपये जुर्माना। अगर दूसरी बार इसके बाद अगर दोषी सिद्ध होती है तो 7 वर्ष का सजा और 5000 रुपये जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब यही बातें जो भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुई है उसमें धारा 295 में ये बातें कही गई, जिसमें बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि उसके प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है। और धारा 295 बालक से 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अभिप्रेत है, जबकि आईपीसी द्वारा की धारा 293 में 20 वर्ष था। लेकिन नया जो है भारतीय न्याय संहिता में इसमें 18 वर्ष है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? तो वो था रेग बनाम गोविंदावाद। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, जो कि धारा 299 में परिभाषित सदोष मानव वध और धारा 300 में परिभाषित हत्या में अंतर को स्पष्ट किया गया। मेलविल जज इस मामले में न्यायाधीश थे, याद रखना। के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है, किस बारे में है? तो ये गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध से रिलेटेड था, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 जो कि हत्या के अपवाद एक के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, मृत्युदंड विरल में से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए अभी निर्धारित किया गया था किस संबंधित? तो ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य से निर्धारित किया गया था। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? तो कौन सा मामला था जिसमें रद्द किया गया था? तो वो था मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। 303 में क्या प्रावधान है कि जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वो मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता के किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? तो वो है धारा 304 के ख में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 304 के ख में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है, जिसके अनुसार जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के संबंधी ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसे मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा तथा कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वो कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा। अभी ये सारी बातें 2023 के न्याय संहिता में धारा 80 में ये बातें कही गई हैं, दहेज मृत्यु से संबंधित प्रावधान कहा गया है। ठीक है, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता के 1860 की कौन सी धारा के तहत एक दंडनीय अपराध माना गया है? तो धारा 326 बी के तहत आता है। आंसर बी आप समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको लेटेस्ट में देखा जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा में, तो धारा 124 में उपखंड 2 में ये बातें कही गई हैं जो कि 326 बी के समान है। तो आपको धारा 124 उपखंड 2 याद रखना है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है? तो 359 से लेकर 374 जो है ये अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना, इन सभी कृत्यों से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह है धारा 363 के आईपीसी से है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो है सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का जो है उपबंध है? तो यह है धारा 364 के का में। आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, फिरौती के लिए किडनैपिंग फॉर रैंसम। ठीक है, ये आता है 364 के का में, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा में 140 में बातें कही गई हत्या करने के लिए फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण का उपबंध है, जो कि ये 364 के का के समान है। तो धारा 140 अब आपको याद रखना है। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? तो ये था कमीशन वर्मा कमीशन। कौन सा था? वर्मा कमीशन था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 16 दिसंबर 2013 को जो दिल्ली में बलात्कार हुआ था नृशंस घटना के बाद न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का गठन का उद्देश्य था बलात्कार संबंधी कानून को बदलना, उसमें संशोधन करना और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 दिनों में 630 पन्नों में पूरी की थी। क्वेश्चन नंबर 64, दिया गया निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? तो वो है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता में चोरी कहाँ पर परिभाषित है, किस धारा में?
तो धारा 378 में चोरी का परिभाषित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है तो चोरी करता है। ठीक है, और भारतीय ये न्याय संहिता 2023 में धारा 303 में चोरी को परिभाषित किया गया है, जो कि 378 के समान है। तो 303 धारा अभी लेटेस्ट याद रखना। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है कहाँ पर, तो ये 390 में परिभाषित है। लूट कहाँ पर परिभाषित है, 390 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। ठीक है, 378 में चोरी, धारा 383 में उद्दीपन और धारा 391 में डकैती और 390 में लूट, तो ये सभी परिभाषित हैं। अभी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309 में लूट को परिभाषित किया गया है। ठीक है, 309 में किसको, लूट को परिभाषित किया गया है। तो 390 इसको उल्टा कर दिए 309 हो जाएगा, और मतलब 9 और 0 को उल्टा करेंगे 309। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि 309 या 390 इसमें लूट का प्रावधान था। 309 में अभी लेटेस्ट है। डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो डकैती के लिए चोरी या उद्यापन करना, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया। 391 के अनुसार डकैती में लूट सम्मिलित है और लूट चोरी उद्यापन का उग्र रूप है। ठीक है, अतः डकैती में चोरी और उद्यापन दोनों सम्मिलित हैं। अभी ये BNS 2023 की धारा 310 के 1 में डकैती उपबंधित है, जो कि 391 के समान है। तो 310 का 1 याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो IPC के तहत लूट की सजा का प्रावधान कितना है। ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच यानी कि रात में अगर किया जाता है लूट, तो उसके लिए सजा प्रावधान है 14 सालों के लिए कठोर कारावास। कितना है, 14 साल के लिए जो है कठोर कारावास, धारा 392 में ये दंड है। ठीक है, 392 में लूट के लिए दंड है। यदि लूट करने की संख्या 5 या उससे अधिक हो जाए तो डकैती के लिए भी दंड हो जाएगा। इसके अनुसार जो कोई लूट करेगा वो कठिन कारावास से, जिनकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्य या सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास उसको 14 वर्ष तक हो जाएगा। ठीक है, अब ये भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 309 का उपखंड 4 लूट के लिए दंड का प्रावधान करता है, जो IPC की धारा 392 के समान है। रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया। ठीक है, रानू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है, तो ये हो जाएगा सेंधमारी। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग। अगर रामू खिड़की से घुसता है तो इसका मतलब सेंधमारी कर रहा है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन। इसके लिए धारा 445 में बातें कही गई हैं सेंधमारी। ठीक है, 6 प्रकार के बताए गए हैं। घर में खिड़की से घुसना 6 में से एक प्रकार है। ठीक है, अब ये बातें BNS की धारा 330 में है, उपखंड 2 में है, गृह वेतन सेंधमारी को उल्लंघित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है, तो यह धारा 97 के अंतर्गत आता है, आंसर ए पार्ट। ठीक है, धारा 97 के तहत किसी व्यक्ति को शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है प्राप्त है। धारा 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार को परिभाषित किया गया है। धारा 98 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है जो विकृत चित्त हो आदि हो। धारा 100 में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार प्राप्त है। अब ये 2023 की जो न्याय संहिता है उसमें धारा 35 में जो ये बातें कही गई हैं। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य के मामले में आत्मरक्षा का अपराध अधिकार जो उपलब्ध नहीं होगा। बाकी आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, तो इन सभी में होगा। आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 लेटेस्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। धारा 37 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य के मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। ये बातें धारा 37 में कही गई है। आत्मरक्षा का अधिकार है, इनमें से देखा जाए तो अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ये सभी जो है क्या आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो डी पार्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। और ये धारा 96 में बातें कही गई। ठीक है, धारा 96 में 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार विषय में उपबंधित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला की लज्जा भंग करने के संबंधी हमला दंडनीय है और वो भारतीय दंड संहिता में ये बातें है कही गई है। ठीक है,
जो कि धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 वर्ष तक कारावास जुर्माना दोनों से दंडित कर सकते हैं अगर आपने किसी महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला किया है तो। बीएनएस की धारा 74 में बातें वर्णन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी से संबंधित है, तो शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। यहाँ पर आंसर इसके लिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये धारा 35 में लेटेस्ट वाले में कही गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो 376 जो धारा था वो बलात्कार से संबंधित था, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय धारा 375 में बलात्संग की 7 परिस्थितियों को बताया गया जिसमें बलात्संग के अपराध का गठन होता है। ये लेटेस्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 में बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान है, तो अभी आपको धारा 64 याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को जो है परिभाषित किया गया है? आपराधिक षड्यंत्र, तो ये कौन सी धारा में है? तो धारा 120 के क में है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों के द्वारा करवाने या करने में सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है, जो कि 120 के काम में बातें कही गई थी। अभी आपराधिक षड्यंत्र जो है बीएनएस की धारा 61 में परिभाषित किया गया, तो आपको धारा 61 याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया? तो दंगा को परिभाषित किया गया था धारा 159 में परिभाषित है। ठीक है, अभी ये लेटेस्ट अगर देखा जाए तो धारा 194 में 2023 की धारा 194 में दंगा को परिभाषित किया गया। निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? तो वो है धारा 303। आंसर बी आप समझेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? तो इसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। ठीक है, 7 वर्ष की सजा होगी अगर दहेज मृत्यु होता है और उसमें जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ठीक है, ये 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष की सजा देने का प्रावधान है, किंतु जो आजीवन कारावास तक भी हो सकेगी। और यह बीएनएस की धारा 80 के अंतर्गत दहेज मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित? तो 405 से लेकर 409 तक ये आपराधिक विश्वास भंग से रिलेटेड है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय आपराधिक न्यास भंग को धारा 316 में प्रावधानित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से लेकर 409 के समान है। छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? तो धारा 417 से रिलेटेड है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अनुसार कोई छल करेगा तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो वो है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये धारा 122 के अंतर्गत कहा गया है, लेकिन बीएनएस की धारा 149 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी करना दंडनीय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में बातें कही गई? तो इसके लिए कहा गया धारा 306 में। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा 306 में। ठीक है, लेकिन बीएनएस की धारा ये 108 में दंडनीय बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हत्या या प्रयास से संबंधित है 307। ठीक है, 307 क्या है? हत्या का प्रयास से संबंधित था, जिसमें 10 वर्ष की सजा और अर्थदंड उपबंध है। लेकिन अभी भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 में हत्या का प्रयत्न से संबंधित हो गया है, तो धारा 109 आपको याद रखनी है। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट घोर उपहत में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें 8 प्रकार के चोट को सम्मिलित किया गया। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यही बातें सभी बीएनएस की धारा 116 में 8 प्रकार के गहरी चोटों को सम्मिलित किया गया है। आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो ये 141 धारा में किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा 41। ठीक है, और भी यही चीज विधि विरुद्ध जो जमाव है ये धारा 2023 की धारा 189 में बातें कही गई हैं, तो आपको 189 वाला जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बताना कि एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत रहा था? इसमें से
तो वो था धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से लेकर 420 का संबंध किससे है? तो ये है धोखाधड़ी से रिलेटेड। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धोखाधड़ी। ठीक है, लेकिन यही बातें सारी 318, 319 में धोखाधड़ी और छल से संबंधित आईएनएस की धारा 2023 में धारा 318 और 319 में बातें कही गई हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 किसके विषय में है? तो 377 जो है अप्राकृतिक अपराध के विषय में प्रावधान है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका बताएं तो 377 धारा में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया था। इसमें 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास किए जाने का प्रावधान है। लेकिन नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार 2018 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 377 को रद्द कर दिया है। अभी भारतीय न्याय संहिता में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को अपराध नहीं माना गया है। बीएनएस की धारा 377 आईपीसी के तुल्य जो है कोई प्रावधान जो लेटेस्ट वाला है भारतीय न्याय संहिता में, इसमें नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये बातें सारी हैं। चलिए, रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने कौन सा अपराध किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सेंधमारी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खिड़की से घुसेगा तो सेंधमारी का अपराध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो वो है मैकनॉटन केस। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, मैकनॉटन केस। निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? तो जयदेव बनाम स्टेट से आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? तो 1 अप्रैल 1976 से प्रवृत्त हुई है। ठीक है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है 1 जुलाई 2024 से प्रवृत्त हुई। जमानती अपराध कौन से इनमें से? तो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2023 की धारा 2 के 1 के ग में जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के सी किसको परिभाषित करती है? तो संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। किसको परिभाषित करती है? संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही चीजें 2023 की धारा 2 के 1 जी में परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से किसमें से एक मामला जिसमें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं संज्ञेय मामला। क्या कहते हैं उसको? संज्ञेय मामला कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये चीजें धारा 2(1) के 6 में जो है संज्ञेय मामला को परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H 2J में, यानी 2H या फिर 2J हिंदी में, निम्न में से क्या परिभाषित करता है? तो ये क्या परिभाषित करता है? तो ये अन्वेषण को परिभाषित करता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, इसको परिभाषित किया गया है 2H में। और यही चीजें 2023 की धारा 2 के 1 के L में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को। ससंज्ञेय अपराध से प्रेरित है ऐसा अपराध जिसमें एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। धारा 2 का ठ जो है ये असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है कि ऐसा अपराध जिसके लिए असंज्ञेय मामला से अभिप्रेत है, ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकता। और यही चीजें धारा 2 के L के O में कहा गया है। ठीक है, धारा 2 के 1 में कहा गया है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2 के X के अनुसार वारंट मामला वो होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा कितने वर्षों की अवधि के लिए कारावास हो सकता है? 2 वर्षों की अवधि के लिए। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये बातें 2 के 1 के Z में बातें कहेंगे वारंट मामला से संबंधित है। एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। क्या दंडादेश दे सकता है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो इसमें से तो ये दंडादेश दे सकता है 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से जो किसी भी राज तक हो सकेगा, दोनों का। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, और ये धारा 23 में 2023 की भारतीय न्याय संहिता में बातें कही गई। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को परिभाषित करने के लिए अधिकृत होता है? तो ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों से अनधिक हो। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट
के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है, तो वो है 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये धारा 29 के 3 में कहा गया है, यही बातें भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 23 के 3 में कही गई। क्वेश्चन नंबर 105 है, किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के द्वारा किसकी सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति से यथोचित रूप से मांग करने का पर प्रत्येक व्यक्ति उन्हें सहायता करने के लिए बाध्य है, तो यह है शांति भंग की रोकथाम में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये धारा 31 में बातें कही गई हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में, जनता को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उचित रूप से सहायता मांगे जाने पर सहायता करने के आबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है, पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा कब, तो जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो, जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा कारित करता है। तो इन सभी परिस्थिति में बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी में। ठीक है, और ये धारा 41 में सारी बातें कही गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के ग के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण पर कक्ष स्थापित करेगी। अब इसमें बताना है कि कौन से कक्ष स्थापित करेगी, तो राज्य तथा जिला स्तर पर जो है कक्ष स्थापित करेगी। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बात है पुलिस नियंत्रण कक्ष जो है ये धारा 37 में इसके लिए प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता 2023 के थ्रू। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है, तो वो है धारा 45। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धारा 45 जो है सशस्त्र सैन्य बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी उपबंधन का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार केंद्र सरकार की सहमति के बिना संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें कहाँ है, धारा 45 में इसका वर्णन है। अब ये अगर देखा जाए नया वाला जो है भारतीय न्याय संहिता 2023, तो इसमें धारा 42 में इन बातों को वो वर्णन किया गया है। निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है, तो मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की सजा में, आजीवन कारावास दंडनीय अपराध की सजा में, इन दोनों में से अपराध प्राप्त है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये धारा 46 तक में बातें कही गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा से में रखने की अवधि कितनी हो सकती है, तो 24 घंटे हो सकती है। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये धारा 58 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अधिक निरुद्ध न किए जाने का प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जाता है, तो भारत में किसी भी स्थान पर वारंट जो है जारी कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बातें 2023 की धारा 79 में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक फरार अपराधी वो होता है जो क्या होता है, तो जिसके विरुद्ध धारा 82 CRPC के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुका, तो वो क्या होता है, फरार अपराधी होता है। ठीक है, और ये चीजें 2023 की धारा 84 में कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वो किसी धर्म का न्याय हो। तो ये मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस में जो है ये उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है इसमें से, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट और इसके अलावा थानेदार, ये दोनों दे सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए व सी दोनों। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है, किसके थ्रू दी जा सकती है, तो ये केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में दिया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये धारा 154 में था, लेकिन अभी ये धारा 173 बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट के एक द्विदर्शक वाद है इसमें से, तो 116 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ए पार्ट, ललिता कुमारी बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबंद है? तो महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सीआरपीसी की 1973 की धारा 167 के अंतर्गत आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने की सबसे लंबी अवधि कितनी है? तो सबसे लंबी अवधि जो है 15 दिन भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या है? ए पार्ट इसका करेक्ट है। अभी ये धारा 187 बन गया है। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 15 वर्ष। ठीक है। 15 वर्ष की बालिका या बालिका हैं या बालिक हैं तो उनका जो कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 15 वर्ष से कम या फिर 65 वर्ष से अधिक अगर आयु है तो धारा 160 के अनुसार या फिर किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति साक्षी है तो विवेचना यानी कि इन्वेस्टिगेशन उनके निवास स्थान पर ही किया जाएगा, अन्य किसी स्थान पर नहीं। अभी ये सारी चीज़ें 179 में ये चेंज हो गया, धारा 179 में बन गया। ठीक है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है? तो अग्रिम जमानत के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, सत्र न्यायालय के समक्ष। तो देखिए 2 न्यायालय हैं तो यहाँ पे उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के समक्ष जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। अग्रिम जमानत जो कि 438 में था ये धारा, किसी अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने की आशंका वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय से अग्रिम जमानत लेने का उपबंध है। और ये अगर हम बात करेंगे तो अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय को है। अग्रिम जमानत प्रावधान को 1 मई 1976 से उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया गया था, जिसे 6 जून 2019 से पुनः लागू कर दिया गया है। अभी ये सारी चीज़ें 482 धारा में हो गया है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है तो केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो एक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब अभी ये 156(3) में था, अब ये धारा 175(3) में हो गया। तो आपको ये वाला जरूर याद रखना है। ठीक है। कि अभी जो पूछा जाएगा वो 175(3) करके पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 123। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया? तो वो है धारा 198 के विरुद्ध। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्ट और कार्यान्वयन के लिए किसके समक्ष जो है प्रस्तुत करेगा? तो ये जो है उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ये धारा 366 के अनुसार था, लेकिन अभी ये धारा 407 चेंज हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की सी में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया? धारा 2 की सी में कहा गया संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यही सारी चीज़ें अब धारा 2 के 1 के जी में हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। तो ये वाला जरूर याद रखिएगा। दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 2H में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? तो अन्वेषण को परिभाषित किया गया, यानी कि इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित किया गया। अब ये चीज़ें हो गई हैं 2 के 1 के एल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है? तो धारा 198 में किया गया है। ठीक है। अब ये धारा 219 में हो गया है। दंड प्रक्रिया की संहिता किस धारा में प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। यह धारा 162 में बातें कही हैं। ठीक है। अब ये धारा चेंज होकर 181 में हो गया। पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग प्रावधानित है, जिसके अनुसार पुलिस अधिकारी से किया गया कथन हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। इनमें से सत्य कथन यहाँ पे पहला अगर देखेंगे तो दिया गया है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। दूसरा है उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस
राज्य का उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे उक्त दोनों हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय है, जमानती है अथवा गैर जमानती। इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है। किस प्रावधान से होता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता से होता है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक के घात के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? तो पुत्र व पुत्री दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 125 एक के घात के अंतर्गत था, अभी ये चेंज होकर धारा 144 एक के घात के अंतर्गत हो गया है। एक फरार अपराधी कौन होता है? तो एक फरार अपराधी जिसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब लेकिन ये अगर होगा तो वो धारा 84 में चेंज हो गया। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जो है धारा 84 में बातें कही गई है लेटेस्ट। लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो डीजी प्रोसिक्यूशन के अधीन के कार्य करता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, इसको कहते हैं, या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीन कार्य करता है। अभी ये चीजें किसमें हो गई? धारा 20 में हो गई। 134 नंबर क्वेश्चन है, जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 436 में धारा था, लेकिन अभी 478 के तहत जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा। बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है? तो न्यायालय की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सारी चीजें किसमें हो गई? ये धारा 43 में बातें कही गई, लेकिन ये 1973 में ऐसा प्रावधान नहीं था। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 था उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसको कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने पुलिस अधिकारी को सख्त प्रदान किया गया है धारा 43 के उपखंड 3 में। संक्षिप्त विचारण, ठीक है, समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? तो इसमें टोटल 3 माह से अधिक नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 262 के अनुसार संक्षिप्त विचारण में 3 माह की अवधि के लिए जो है कारावास की सजा दी जा सकती है, लेकिन BNSS की धारा 285 के 2 में अभी बातें हो गई हैं चेंज होकर। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने के रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदान है? तो वो कौन सी धारा है? तो वो है धारा 151। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये बदलकर धारा 170 हो गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा कितने साल की दे सकता है? तो 7 वर्ष से अधिक की नहीं दे सकता। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है। आंसर क्या है? ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? तो DNA जांच के द्वारा संभव है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अपराध पर अन्वेषण DNA टेस्ट का क्या सिद्ध करता है? तो ये जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान को सिद्ध करता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? तो DNA जांच में स्वीकार किया जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसमें से तो नार्को टेस्ट का कर सकते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ, इन सभी का कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो वो मजिस्ट्रेट होता है, प्रथम श्रेणी का वो करता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो सत्य और निश्चित जो होता है ये वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में जो है सुनिश्चित होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक साक्ष्य जो होते हैं सत्य और सुनिश्चित होते हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिसकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर है उसमें है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो बन सकते हैं उन सभी के बारे में लेटेस्ट चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जिसमें बालक संरक्षण होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें आगे आने वाले वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।